जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 78। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? कल हमने प्लानिंग एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी। इसमें हमने ये सीखा कि ऑडिटर एक्चुअली प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले प्लानिंग करता है। पहले प्लानिंग करता है प्रोसीजर्स की, जिसके बाद प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। प्लानिंग करने में दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है ऑडिटर, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, एक ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी ये पूरे इसमें ऐसे मैटर्स लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं जिनका इफेक्ट पूरे ऑडिट पे होता है। और ऑडिट प्लान में ऐसे मैटर्स प्लान किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट किए जाते हैं जो कि इंडिविजुअल एरिया से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, ऑडिट प्लान डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ऑडिट स्ट्रेटजी पहले डिसाइड की जाती है, फिर इसके बाद इसकी रोशनी में ऑडिट प्लान प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी एक ऑडिट पे एक ही होगी, ऑडिट प्लान एक से ज्यादा होंगे। जितने एरियाज हैं हर एरिया का अलग ऑडिट प्लान होगा। तो हमने ये सीखा इसके बाद कि ऑडिट प्लान में क्या चीजें लिखी होती हैं। ऑडिट प्लान में हर एरिया से रिलेटेड, हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तीन चीजें लिखी होती हैं: रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 10 में एरियाज ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम्स हैं और उसमें हर एरिया के लिए अलग ऑडिट प्रोसीजर बताए गए हैं। ऑडिट प्लान भी इसी तरीके से होता है। ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे चैप्टर 10 में हर एरिया के सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताए गए हैं, उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं, क्योंकि वो अलग चैप्टर में। लेकिन फिर भी आप अगर चैप्टर 10 में हर एरिया के कुछ प्रोसीजर्स को पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम में इस तरह के प्रोसीजर्स लिखे होते हैं। और मैंने आपको दो एरियाज दिए थे, एक ट्रेड रिसीवेबल्स और एक ट्रेड पेबल। शाबाश। तो जरा हाथ उठा के मुझे बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ रीड किया और कुछ भी नहीं करना था, याद करने का, सिर्फ रीड किया, नहीं देखना नहीं था। सिर्फ देखने वाले ना हाथ उठाएं, जिन्होंने देख के रीड भी किया है सारा, उसको कम से कम हाथ। ये 8-9 स्टूडेंट है सिर्फ। क्यों नहीं रीड किया आपने? क्यों नहीं रीड किया? चलिए बहरहाल, तो ये हमारा ऑडिट प्लान था जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी हैं, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी है, जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी है। ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन से मैटर्स लिखे जाते हैं? ऑडिट स्ट्रेटजी की डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, हर हेडिंग में कुछ ना कुछ मैटर्स लिखे जाते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन होगी सब हेडिंग्स में कि वो मैटर्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल नेचर के हैं, जो सारे ऑडिट को इफेक्ट करते हैं। जैसे लिखा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, कि हमारी एंगेजमेंट जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ये किस किस्म की है, किस किस्म की है। एंगेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, किस इंडस्ट्री का क्लाइंट है, इसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें शामिल है, एक्सपेक्टेड कवरेज हमारी क्या होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट को यूज करना है कि नहीं करना, आईटी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्लाइंट हमें डाटा कब अवेलेबल करेगा और इंक्वायरी वगैरह के लिए पर्सोनल की अवेलेबिलिटी कब होगी। ये चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप। आपको पता था स्ट्रेटजी में अहम अल्फाज क्या है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और फिर दिस फर्दर गाइड्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान में अहम वर्ड्स क्या है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब जरा इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से स्कोप कैसे डिटरमिन होता है? क्वेश्चन ये है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से स्कोप का मतलब क्या है? ऑडिटर ने क्या क्या काम करना है। इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्लाइंट डिफरेंट हो हमारे स्कोप पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर में हमारा क्लाइंट है, हमारा स्कोप कुछ और होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में है, स्कोप कुछ और होगा। ठीक है।
जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमारे स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ 4 एडिशनल मैटर्स के ऊपर ओपिनियन देना भी शामिल होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी अगर क्लाइंट, लेकिन अगर हमारा क्लाइंट सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है तो उसके ऊपर चूंकि कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो शामिल नहीं। और इसी तरह एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी रिलेटेड है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी डिफरेंट होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है हमारे ऑडिट क्लाइंट, हमारे फ्रेमवर्क में सिर्फ हो सकता है आईएफआरएस शामिल हो, लेकिन अगर हमारा क्लाइंट एक कंपनी है तो हमारे स्कोप में हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आईएफआरएस के साथ साथ कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट भी शामिल होगी। और अगर हमारा क्लाइंट एक बैंक है तो हमारे स्कोप में एक बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी शामिल है। हमारा क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस भी शामिल है स्कोप में, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। तो हमें ऑडिट शुरू करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि नहीं कि जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं किस इंडस्ट्री में है, इसके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज क्या है, ये पॉइंट है ऐसे क्लाइंट्स के लिए जिनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती है। क्या हमारे कुछ प्रैक्टिकली ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज की ब्रांचेस होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, और रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स, इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। कॉलेजेस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, शाबाश, ठीक है। जो शू सेलर्स हैं, बाटा सर्विस वगैरह, इनकी डिफरेंट, यूटिलिटी स्टोर डिफरेंट। तो हमारे कुछ सारे नहीं, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे एग्री करते हैं ना जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा जरा सोच के बताइए, हमारा सैंपलिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें सारी की सारी ब्रांचेस के ऊपर एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, कि हमें कुछ ब्रांचेस को ऊपर ज्यादा प्रोसीजर, कुछ के ऊपर कम प्रोसीजर। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको कंपोनेंट भी कहते हैं हम ऑडिट में। कंपोनेंट ऑडिटर इसी वजह से नाम पड़ा है कि ब्रांचेस को कंपोनेंट भी कहते हैं। हम जो ब्रांचेस होती हैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके फिजिकली विजिट करते हैं और उन ब्रांचेस में जाके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो इतनी ज्यादा अहम नहीं है, जिनकी अमाउंट भी स्मॉल है और जिनमें रिस्क भी नहीं है, तो उनको हम एक्सटेंसिवली कवर नहीं करते, बल्कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं। हेड ऑफिस में बैठ के कोई प्रॉब्लम निकले तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वरना काम खत्म। तो एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज में हम यही डिसाइड करते हैं कि कौन से हमारी कवरेज कितनी होगी, कितनी ब्रांचेस ऐसे जिनको हमने फिजिकली जाके विजिट करना है, कितनी ब्रांचेस को हमने हेड ऑफिस में ही एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके भुगता देना। यह एक्सपेक्टेड ऑडिट। क्या हमारे क्लाइंट में, इस क्लाइंट में कोई ऐसा एरिया है जिसको वेरीफाई करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत होगी? अगर है तो फिर हमारे पास भी वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कोप में उसे वेरीफाई करना भी शामिल होगा। और अगर नहीं है हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल, तो फिर हम किसी एक्सपर्ट को यूज कर लें। क्या क्लाइंट का इंटरनल डिपार्टमेंट है? अच्छा, आप ये हमने शायद इंटरनल वाले चैप्टर में चीज सीखी थी, हमारे हर ऑडिट क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता। लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर हमारे इंटरनल, जरा सोच के बताइएगा, अगर क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है और हम उसके वर्क को यूज करना चाहते हैं, क्या हमारे स्कोप में इंटरनल ऑडिट के वाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? बिल्कुल, उसकी कंपिटेंस वगैरह को चेक करते हैं, याद है, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। तो हमारे स्कोप में इंटरनल ऑडिट भी शामिल हो जाएगा क्या नहीं? हमारे स्कोप में एक्सपर्ट भी शामिल हो जाएगा क्या नहीं? अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम, हमारे एक चैप्टर की बेस आपको बता रहा हूं, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो तो आईटी सिस्टम चूंकि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है, आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल, तो जिस तरह हम नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग करते हैं, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्लाइंट के आईटी सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग करेंगे, वो भी हमारे स्कोप में शामिल है। हम ये नहीं कहेंगे हम तो ऑडिटर हैं, हमने तो आईटी से हमारा दूर दूर का वास्ता ही कोई नहीं है, हा? हमें क्या कंप्यूटर्स किस किस्म के हैं, ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रही है, इंक्रिप्शन क्या है, साइफर्स क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ काउंटिंग और नहीं, ये नहीं कह सकते।
अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज, मुझे ये बताइए बैंक ऑडिट करने के लिए जाएंगे, क्या एटीएम की चेकिंग करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम की चेकिंग करेंगे कि जब कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है 10,000 की, तो 10,000 की ट्रांजैक्शन ही होती है, कहीं 20,000 की तो नहीं हो जाती। ये आईटी सिस्टम बैंक का चेक करना चाहिए कि नहीं हमें? करना चाहिए। तो इसका वो भी हमारे स्कोप में शामिल हो गया। ये सारी चीजें हमारे स्कोप में शामिल हो रही है कि नहीं? भाई समझ आ रहा है? क्लाइंट पर्सोनल एंड डाटा के डाटा क्लाइंट कब अवेलेबल करेगा, ठीक है, किस तरीके से डाटा मेंटेन कर रहा है, और अगर हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम कभी भी क्लाइंट पर्सोनल से जाके इंक्वायरी कर सकते? नॉर्मली इस स्टेप में क्लाइंट हमारे साथ एग्री कर लेता है, सर हम आपको इंफॉर्मेशन जो है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको, ये एंड 31 दिसंबर है, आपको 15 जनवरी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। क्लाइंट 10-12 दिन प्रैक्टिकली याद रखे लेता है, ये एंड पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने नहीं रख देता, उससे कुछ एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी होती है। तो ये हमारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं हमें? स्कोप से हमने क्या क्या काम करना है। इसमें किसी भी पॉइंट को उठा के देख ले, वो आपको ये बता रहा होगा कि आपके ऑडिट में आपने आपके प्रोसीजर को इफेक्ट कर रहा होगा, स्कोप को बता रहा होगा कि आपने अपने ऑडिट में किन किन चीजों को चेक करना है। अच्छा, किस तरीके से चेक करना है ना, वो अलग बात है, किन किन चीजों को चेक करना है वो इधर आएगा। ठीक, जैसे इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाय करना है कि नहीं करना, ये डिसीजन यहां पे आएगा। अगर रिलाय करना है तो डिटेल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, वो ऑडिट प्लान में। रिपोर्टिंग कंसीडरेशन, इससे मुराद सबसे अहम चीज तो डेडलाइन है, रिपोर्टिंग टाइम टेबल, ऑडिट रिपोर्ट किस डेट को दी जाएगी, ये हम लिख देते हैं। फिर पीरियोडिकली डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स प्लान की जाती हैं। कुछ तो मीटिंग होती है ना, हम जूनियर टीम मेंबर्स क्लाइंट के जूनियर स्टाफ के साथ कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, नॉर्मली इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन सीएफओ सीईओ जैसी जो पोजीशंस होती है ना, खासतौर पर बड़ी कंपनी, वो इतने फारिग नहीं होते कि वो हमें जिस वक्त भी प्रॉब्लम हो हम जाए उनके पास 1-1 घंटा 2-2 घंटे डिस्कशन के लिए बैठ जाए। वो कहता है सर आप हमारे साथ वीकली एग्री कर लें टाइम टेबल, कि आप वीकली हमारी फॉर एग्जांपल हर फ्राइडे को, हर सैटरडे को, हर ट्यूसडे को मीटिंग होगी, जिसमें आपने जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप हमारे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये हम डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के साथ जो पीरियोडिक मीटिंग है वो एग्री कर लेते हैं। डिस्कशन विद मैनेजमेंट के साथ जैसे डिस्कशन प्लान कर लेते हैं रिगार्डिंग टाइप, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट एंड अदर कम्युनिकेशन। किसी किस्म की जो रिपोर्ट हमने मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी है या डायरेक्टर्स के साथ शेयर करनी है, रिपोर्टिंग सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट तो ऊपर बता दी, यहां पे फिर किस टाइप और टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट की बात करें ऑडिट रिपोर्ट के अलावा, जैसे मैनेजमेंट लेटर है वो कब प्रोवाइड करेंगे, वो एग्री कर लेते हैं मैनेजमेंट के साथ। डिस्कशन विद एक्सपर्ट के साथ भी एग्री कर लेते हैं, एक्सपर्ट हमें कब रिपोर्ट देगा, ये कौन सी, ये तो हो गई ऑडिट रिपोर्ट की बात। ये कर रहा है मैनेजमेंट लेटर की या कुछ और इस तरह की मिलती जुलती रिपोर्ट्स, ये किस रिपोर्ट की बात कर रहा है, एक्सपर्ट हमें कब रिपोर्ट दे, एक्सपर्ट के साथ भी तो एग्री करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट की रिपोर्ट का ऑडिट रिपोर्ट से पहले आना लाजमी है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट दे देगा हमें किसी काम के नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट के साथ हम लाजमी एग्री कर लेते हैं पहले से स्टार्ट में कि सर आप हमें रिपोर्ट किस दिन देंगे, ताकि उस रिपोर्ट की रोशनी में अगर कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है तो हम उसको इंक्लूड कर सकें। रिपोर्टिंग फिर इसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग डायरेक्शन। अच्छा, ये था हमारा वो जो डेफिनेशन में पढ़ा था ना स्कोप, ये स्कोप वाले पॉइंट्स हैं, ये टाइमिंग वाले हैं, और तीसरी डायरेक्शन का मतलब क्या है, किस तरफ हमने अपनी ऑडिट टीम को लगाना है, किन एरियाज के ऊपर फोकस करना है। याद रखें दो चीजें होती हैं मेन जो हमारी ऑडिट एफर्ट्स डायरेक्ट करते हैं हम, जिनके ऊपर दो चीजों को, दो तरह की चीजों को सामने रखते हैं। एक वो जो अमाउंट वाइज लार्ज हो मटेरियल, और दूसरा जिनमें रिस्क ज्यादा हो। तो बेसिकली मेन ड्राइविंग फोर्स जिनको सामने रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ऑडिट एफर्ट्स किन एरियाज के ऊपर फोकस करनी है, वो मेन फोर्सेस दो हैं, मटेरियलिटी और रिस्क। जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा है
वहां पे एफर्ट्स अपनी ज्यादा लगाएंगे, जो एरियाज हाईली मटेरियल हैं वहां पे एफर्ट्स ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। और फिर जिनमें रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें रिस्क भी होता है। हमें पता चला सिलेबस में इस सेशन में तो कोई सिग्निफिकेंट रिवीजन नहीं है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर आई कैप हमारे सिलेबस में सिग्निफिकेंट रिवीजन कर देता, आप अपनी एफर्ट्स को उन रिवीजन के ऊपर फोकस करते कि ना करते? क्योंकि रिवीजन का ज्यादा चांस है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ से बता रहा है कि अगर इंडस्ट्री में या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कोई नया स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह चेंज हुई हैं, कोई न्यू रेगुलेशंस अप्लाई हुई हैं, तो उन रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी हमने अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी में लिख देंगे ताकि इनको फोकस करें और इनको वैल्यूएट करें, इनको सही तरीके से अकाउंट फॉर किया गया कि नहीं। और ऑडिट अप्रोच हमारी क्या होगी? सिस्टम बेस्ड अप्रोच या सब्सटेंटिव अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में हमारा फोकस सिस्टम से मुराद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। पूरे ऑडिट में जहां कहीं वर्ड सिस्टम आएगा इससे मुराद क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमारी दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक सब्सटेंटिव अप्रोच जिसमें हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होते। और कुछ ऑडिटर्स ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्स को भी टेस्ट करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। इस अप्रोच को जिसमें टेस्ट को भी, कंट्रोल्स को भी टेस्ट किया जाए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म किया जाए, इसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। और जिसमें सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए, सिर्फ सब्सटेंटिव से मुराद रिस्क असेसमेंट तो होते ही है। इसका मतलब यह हुआ दो अप्रोचेस हैं बड़ी दुनिया में, एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच, एक सब्सटेंटिव अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। और सब्सटेंटिव अप्रोच क्या है? जिसमें रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट नहीं। यानी सिस्टम बेस्ड अप्रोच में हमारी एफर्ट्स डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और सब्सटेंटिव अप्रोच में हमारी एफर्ट्स डायरेक्टेड होती हैं, फोकस कर रही होती हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर। अब आपसे पूछता हूं दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है? सिस्टम बेस्ड अप्रोच बेहतर है। जनरली सिस्टम बेस्ड अप्रोच ही मानी जाती है कि वो बेहतर है। बहरहाल सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना बहरहाल रिकमेंडेड तो है, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज कितने चाहिए? रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, रिसोर्सेज से मुराद टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज भी हैं। रिसोर्सेज कब चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, उनको कैसे डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू किया जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं कि टीम में प्रैक्टिकली जब स्ट्रेटजी का ये आप कॉलम देखते हैं ना, इसमें एक बड़ा सा चार्ट नजर आता था हमें जिसमें लिखा होता था इस डेट से लेके इस डेट तक ऑडिट टीम में 8 लोग होंगे, इस डेट से इस डेट तक 4 लोग होंगे, और इस डेट से इस डेट तक, चूंकि आई कैप के पेपर है C5 के, तो ज्यादातर सीनियर छुट्टियों पे चले जाएंगे, तो क्लाइंट पे सिर्फ 1 या 2 जूनियर लोग बैठे होंगे, बाकी सीनियर्स को छुट्टियां होंगी, कम होंगे। लेकिन जैसे ही छुट्टियों के बाद ये वापस आएंगे, दिसंबर एंड हो जाएगा, काम का फोकस बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, तो फिर 12 लोगों की जरूरत है। ये सारी एक एक बंदे की प्लानिंग की होती है टीम ने। ये रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज, लैपटॉप वगैरह चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, क्लाइंट कितने अकोमोडेट करेगा, हमने कितने अरेंज करने हैं खुद से, सारी प्लानिंग। यानी आप देखें ओवरऑल पूरे ऑडिट की प्लानिंग हो रही है, किन किन चीजों को हमने वेरीफाई करना है, कब तक करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कौन लोग ये काम करेंगे, ठीक है। बड़े बड़े सारे डिसीजन हो रहे हैं। रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आ गया। जल्दी से बताइए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसेस, एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बता क्या रहा है यहाँ पे कि ऑफिशियली ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस स्टेज पे जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करें, याद रखें एक्सेप्टेंस स्टेज पे आप अभी ऑडिटर नहीं है, आप डिसाइड कर रहे हैं ऑडिटर बनना कि नहीं बनना। उस पे अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली हो एक्सेप्टेंस स्टेज पे,
आप उसे ड्यूरिंग ऑडिट उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहता है अगर एक्सेप्टेंस स्टेज पे आपको पता चला कि कोई मिस स्टेटमेंट है जिसके ऊपर प्रीडिसेसर राइटर का डिसएग्रीमेंट था, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। हमें उसको अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, कि ये एक अहम मैटर है। हमें पता चला फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर में कि सीएफओ में की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, लेकिन स्टिल हमने कहा कोई मसला नहीं है, हम ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करके स्केप्टिसिज्म बढ़ा के एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन को जो हमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की स्टेज पे मिली, इसे ड्यूरिंग ऑडिट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही कह रहा है कि ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए अगर आपके पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन हो ना, उसको भी यूज कर ले ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए। और ये तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज तक रहा, रुक गया। आगे चल के एक स्टैंडर्ड है, वो इससे भी आगे बढ़ता है। वो ये कहता है अगर पिछले साल के ऑडिट में या पिछले सालों में कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हुए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ना, उसे भी आप इस ऑडिट में यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बनाने में प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। यह है हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी के फैक्टर्स। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आपको कोई एक हेडिंग दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसमें कौन से फैक्टर्स हैं। खास तौर पे जो इसकी फेवरेट हेडिंग है ना, वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन्स स्कोप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आगे चलते हैं। एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, ये भी आईकैप का फेवरेट है। यहां पे अभी तक जितनी डिस्कशन हुई प्लानिंग में, उसमें सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन्स स्कोप, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। ये ज्यादा, ये आज के लेक्चर में सबसे अहम ये दो कंसेप्ट्स हैं। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, पढ़ेंगे सारा, डिस्कस सारा करेंगे, लेकिन ज्यादा अहम ये दो पॉइंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए जल्दी से, इनिशियल ऑडिट किसे कहते हैं? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल हम कर रहे हैं। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? रिकरिंग ऑडिट। किसमें रिस्क ज्यादा है? इनिशियल ऑडिट में रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक तो हमारे पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट की, और दूसरा ओपनिंग बैलेंसेस को हमने वेरीफाई करना होता है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस को एग्जांपल के साथ समझ लें कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक प्रीडिसेसर ऑडिटर ने वेरीफाई कर लिया, इस साल वो ओपनिंग स्टॉक बन रहा है। क्या हमारे लिए इस साल में ओपनिंग स्टॉक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है? पहले तो ये बताएं। तो जब हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, क्या हमें ओपनिंग स्टॉक को भी वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना? क्योंकि वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का, ये पिछले साल के ऑडिटर ने वेरीफाई कर लिया होगा, मुझे इसको वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो ओपनिंग और इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी रिस्पांसिबिलिटी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अकाउंटिंग के दो स्टैंडर्ड IAS 10, IAS 37 सबसे क्या ये ऑडिट में भी यूज होते हैं। क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि अकाउंटिंग के टीचर ने पढ़ा दिए हैं और मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि हमारे सिलेबस में इनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, तो जितना को रेलिवेंस है इन कंसेप्ट की ऑडिट के साथ, पूरे का पूरा स्टैंडर्ड नहीं, जितना हिस्सा रेलिवेंट है उतना मुझे पढ़ाना चाहिए, चाहे अकाउंटिंग के टीचर ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो? बताइए, क्योंकि मेरे स्कोप में शामिल है, मुझे ये पढ़ाना है। एग्रीड? इसलिए आपको वो लिस्ट दी एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की, याद है? नहीं, आप सिर्फ पूछते ही होते हैं सर ये एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, लिखवा दें, किस जगह पे है, पूछते ही होते हैं, याद कभी नहीं करते आप। याद कभी क्या मतलब लिखवा दो, क्या मतलब लिखवा? अभी चलो लिख ले। हाँ शाबाश। पेज 282 इस पे एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल है, नॉन एडजस्टिंग की भी। और जिसने ये एग्जांपल याद ना कि फॉर एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। और इसी तरह जिसने चैप्टर 3 की लिस्ट नहीं पढ़ी हुई, समझी हुई, उससे तो बिल्कुल ही केस स्टडी नहीं सॉल्व होगी। आपको पता है चैप्टर 3 में भी लिस्ट बताई थी।
उस लिस्ट की बेस पे चैप्टर 10 और चैप्टर रिस्क असेसमेंट का 11 है ना, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये दो चैप्टर्स आप समझ रहे होंगे अभी तो नए चैप्टर्स से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको नहीं अंदाजा, टीचर को अंदाजा है कि ये दो चैप्टर्स तक हमारे हो चुके हैं। कब? जब हमने चैप्टर 3 की जो लिस्ट है ना केस स्टडी, याद है रिस्क की, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, उसमें हमने 3-4 लेक्चर लगाए थे, हालांकि जरूरत नहीं थी। वो क्यों लगाए? वो असल में इन चैप्टर्स के लेक्चर थे। चैप्टर 2 में, हाँ वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली चैप्टर 2 में, हाँ जब वही चैप्टर 2 में प्रोफेशनल स्केप्ट, हाँ इसका भी पेज नोट कर लें, इसका 17। तो जिसने ये लिस्ट नहीं समझी, जिसने एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की लिस्ट याद नहीं की, नहीं ये नहीं, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो रिस्क पे है। तो मुझे बताइए अब ये चीजें जो काउंटिंग की है, जो लॉ की हैं, इसी तरह लीगल जो कंप्लायंस, ये जो चैप्टर 6 था, ये भी असल में ऑडिट का चैप्टर नहीं, लॉ का है, कम नहीं। तो क्या ये मुझे ये अज्यूम करना चाहिए था? नहीं। याद रखें, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की जो चीजें हमारे सिलेबस को इफेक्ट कर रही हैं, हमारे स्कोप में शामिल, वो उस टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, ये हर टीचर की जो उस सिलेबस की चीजें इफेक्ट कर रही है। उसी तरीके से प्रीडिसेसर, पिछले साल की फाइनेंशियल में प्रीडिसेसर ऑडिटर की जिम्मेदारी, इस साल की हमारी जिम्मेदारी। इस साल की फिगर्स को अगर पिछले साल की कोई फिगर इफेक्ट कर रही है, बताइए उसे वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसीलिए हम ये कहते हैं इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इस साल की फिगर तो हम दस्ती वेरीफाई कर लेते हैं ना। मसला क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करने का नहीं होता, ओपनिंग साल गुजर चुका होता है। जिस चीज को जितना टाइम गुजर चुका हो वेरीफाई करना उतना मुश्किल होता है, इसीलिए इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है। आइंदा जब कभी कोई आपसे पूछे इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट किसमें रिस्क ज्यादा है, आपने सिर्फ ये नहीं बताना इनिशियल ऑडिट में, आपने आगे रीजन भी बतानी है। इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा क्यों? एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ये दो मसले, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। इस वजह से ये दोनों ही मसले, इस वजह से इनिशियल ऑडिट में रिस्क, अच्छा रिस्क ज्यादा है तो बताइए प्रोसीजर भी ज्यादा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कैफ लेवल पे वो हमें सिर्फ ये पूछता है कि इनिशियल ऑडिट में प्रोसीजर एडिशनल होंगे, मुझे सिर्फ प्लानिंग वाले एडिशनल प्रोसीजर बता दो, मुझे परफॉर्मेंस वाले ना बताओ। लेकिन जब आप CFAP लेवल पे जाएंगे ना, वो आपसे कहेगा ओपनिंग बैलेंस है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो बताओ। ओपनिंग डेटर्स है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है ये बताओ। ओपनिंग फिक्स एसेट्स हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है ये बताओ, वो बता। यानी रिस्क असेसमेंट, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंसेस के, लेकिन कैफ लेवल पे नहीं। कैफ लेवल पे क्या पूछ रहा है? इनिशियल ऑडिट में सिर्फ प्लानिंग के प्रोसीजर, जो बहुत आसान है। पहले बताइए समझ आया कि वाकई इनिशियल ऑडिट पे एडिशनल प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें लफ्ज एडिशनल अहम है। एडिशनल का मतलब क्या है कि ये वाली प्लानिंग तो होगी ही होगी, ये तो हर ऑडिट पे होगी। ये वाले प्लानिंग एक्टिविटीज चाहे इनिशियल है चाहे रिकरिंग है, हर ऑडिट पे होगी, लेकिन ये वाली एक्टिविटीज इनिशियल ऑडिट पे होंगे। एक दफा उसने क्वेश्चन पूछ लिया, 10-11 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन, कि इनिशियल ऑडिट पे क्या क्या प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या दोनों, और अगर कहे इनिशियल ऑडिट पे क्या क्या एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी, तो सिर्फ एडिशनल, ये वाली कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, अब बाज़ औक़ात ना क्वेश्चन सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं करता, उस सूरत में हमें फिर डी कोड करना पड़ता है कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। ये कुछ 3-4 साल पहले एक दफा उसने क्वेश्चन पूछा, क्या प्लानिंग ABC कंपनी आपका इस दफा नया ऑडिट क्लाइंट है,
आप मैनेजर हैं, इसकी प्लानिंग आपके जिम्मे है। बताइए क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली कंसीडरिंग दैट दिस इज योर इनिशियल ऑडिट। इस तरह की वर्डिंग थी 3 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ। हालांकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं वो कह रहा कि एडिशनल एक्टिविटीज, लेकिन बार बार रेफर कर रहा है कि इनिशियल ऑडिट और मार्क्स भी कम है, खास तौर पे मार्क्स भी कम है। तो फिर तो एग्जाम में आपने ध्यान से देखना है कि वो प्लानिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है कि एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है। भाई समझ आ गया? एडिशनल और इनिशियल इंटरलिंक्ड है। इनिशियल ऑडिट होगा तो एडिशनल प्रोसीजर प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी ना। क्या क्या होंगी? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर रिकरिंग ऑडिट पे होते हैं? नहीं होते या कम होते हैं, कम। एक्सेप्टेंस, अच्छा यहां पे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर नहीं है, फर्क बताया था ना दोनों में। रिकरिंग ऑडिट पे कंटिन्यूइंग प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, इनिशियल ऑडिट पे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर इनिशियल ऑडिट पे परफॉर्म होंगे। फिर आपने डिस्कस करना है क्लाइंट के साथ क्या, रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर। आपने मोबाइल खरीदने के लिए गए, भाई मोबाइल बेच रहे हैं, अक्सर लोगों का पहला सवाल ये होता है भाई मोबाइल क्यों बेच रहे हो, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है। और ये भाईजान कह रहे हैं भाई चलते चलते बंद हो जाता है इसलिए बेच रहा हूं। अच्छा, इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीद में हम कहेंगे यार भाई सस्ती डील कर लो, ठीक है, हम रिपेयर खुद करवा लेंगे। उसी तरह जब ऑडिटर चेंज हुआ, मैनेजमेंट से पूछे इनिशियल ऑडिट में लाजमी क्या, प्लानिंग स्टेज पे, सर क्यों हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर को चेंज करके हमें क्यों अपॉइंट किया? वो सर वो बहुत तंग करता था, वो हमने, हाँ वो कहता था कि मिस स्टेटमेंट, हम कहते थे मिस स्टेटमेंट नहीं है। वो कहता था डेप्रिसिएशन लाजमी रिकॉर्ड करनी चाहिए चाहे एसेट यूज करें या ना करें, हम कहते थे नहीं एसेट यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए। इस बात में डिसएग्रीमेंट था। या वो हमसे इंफॉर्मेशन, वो वाउचर वो मांगता था जो हाँ गुम हो चुके हैं, हमें भी नहीं पता किधर गए, वो वाउचर बार बार मांगता रहता था। अब इस तरह के इशू सामने आए, भाई हमें इनको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं अपनी प्लानिंग स्टेज में? इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट का इशू भी आ सकता है, रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट भी आ सकता है। तो कहते हैं आप इनिशियल सिलेक्शन आपकी जो है ना एज ऑडिटर, इसको मैनेजमेंट के साथ इसकी रीजनिंग डिस्कस करें कि कोई इशू तो नहीं है। वो इशू हो सकता है, वो कोई डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई इंडिकेशन है तो क्या करें, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दें, एंगेजमेंट लेटर में लिख दें कि इसका, इस इशू का क्या इफेक्ट होगा हमारी रिपोर्ट पे, हमारे ऑडिट पे। एग्री करते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं? भाई जब कभी एक प्रीडिसेसर ऑडिटर को रिमूव करके हमें अपॉइंट कर दिया गया, पूछना चाहिए कि नहीं कि क्यों किया, कि खुश होना चाहिए, अच्छा है वो गया है तो हम आए हैं, खुश नहीं, पूछना चाहिए। वरना जो कल उसके साथ हुआ है आने वाले कल में आपके साथ भी हो सकता है। कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, इनिशियल में ये भी काम करते हैं। ये किस लिए करते हैं? एक उससे कोई एक्सेप्टेंस स्टेज पे कोई इशू वगैरह है वो पहले पता चल जाए, एथिकल थ्रेट्स वगैरह, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, सबसे बड़ा मकसद प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर है। एविडेंस ऑब्टेन करना है ओपनिंग बैलेंसेस पे, सिर्फ इतना याद रख ले, ओपनिंग बैलेंसेस को हमने वेरीफाई करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है। कैसे करना है ये हमारे स्कोप से बाहर है। और फिर अदर प्रोसीजर, बाज़ औक़ात फर्म के अपने इंटरनल कंट्रोल्स भी होते हैं, फर्म के अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी होता है फर्म का, ऑडिट फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसमें लिखा होता है कि इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा तो हालांकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हर क्लाइंट का रिक्वायर्ड नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू याद है ना? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है? आई कैप करता विद इन फर्म भी होता है, आई कैप भी करता है, विद इन फर्म भी होता है। कहां पढ़ा था कि विद इन दी फर्म भी? कोड ऑफ एथिक्स में, एंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू वर्क डन। तो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल, फर्म के सिस्टम में, फर्म के मैनुअल में हो सकता है ये लिखा हो
कि जब कभी थ्रेट होगा, एथिकल थ्रेट, तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया जाएगा। और उससे आगे हो सकता है ये भी लिखा हो कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा ना, तब भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया जाएगा। अगर फर्म अपनी तरफ से कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहती है, कर सकती है ना। तो हम ये देखेंगे, अगर फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर कुछ मजीद प्रोसीजर्स भी लिखे गए हैं कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा हम कुछ मजीद प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे, तो वो भी लिखने। देखिए ये चीजें वो हैं जो ISAs कहते हैं कि आप लोगों ने इनिशियल ऑडिट में लाजमी परफॉर्म करनी है। लेकिन इस पॉइंट में ISA इजाजत दे रहा है कि अगर फर्म समझे कि मजीद भी कोई काम करना है इनिशियल ऑडिट पे, तो वो मजीद भी काम कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सबसे अहम आज के लेक्चर में 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताया सबसे अहम। कौन कौन से? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन डेटर्मिनेट्स को पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, याद सारा करना है, ज्यादा फोकस इनके ऊपर करना है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं शायद 3-4 दफा, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ नहीं, इतनी एग्जाम्पल्स के साथ नहीं, 1-2 एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। ये क्या होता है? अच्छा, पहली चीज तो ये ज़हन में रखिए, इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट दोनों एक ही ऑडिट के फेजेस हैं, एक ही ऑडिट के फेजेस हैं। ठीक, जैसे आपने अपने स्टडी सेशन के 3 फेजेस बनाए होते हैं। एक रिजल्ट से पहले जिसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक होता है रिजल्ट के बाद सेशन एंड होने तक जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कभी दिल करे तो नहीं भी पढ़ते। और फिर एक आखिरी महीने का फेज है, दिन में 14 घंटे, हाँ, जिसमें दिन में 14 घंटे 16 घंटे पढ़ते। उसी तरीके से ऑडिटर्स ने भी 2 हिस्सों में ऑडिट फेजेस को डिवाइड किया होता है। एक क्लाइंट का ईयर एंड होने से पहले और एक क्लाइंट का ईयर एंड होने के बाद। क्लाइंट का जब ईयर एंड हो जाता है ना, उसके बाद ऑडिटर वैसे ही प्रोसीजर परफॉर्म करता है जैसे आप आखिरी महीने में 16 हमारे कुछ क्लाइंट थे। एक क्लाइंट ऐसा था हमारा, सुबह 9:30 बजे पहुंचते थे हम क्लाइंट पे, लिस्टेड क्लाइंट था, और रात को 2:30-3 बजे निकलते थे, ऑफिस से निकलते थे। और निकलते निकलते पीछे से मैनेजर आवाज लगाता था, यार सुबह टाइम पे आ जाना। उससे बड़ा दुख, लेट सेटिंग का इतना दुख नहीं होता था जितना इस आवाज का दुख होता है। तो ये 2 फेजेज है। लेकिन ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, बाद वाले इससे पहले वाला फेज भी होता है, वो बात मैंने आपको बताई नहीं। पहले वाले फेज में क्या कहते हैं, ईयर एंड से पहले, उसमें हम क्लाइंट से जाते हैं, पूछते हैं सर आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है। क्लाइंट को भी पता होता है रिलैक्सिंग पीरियड है ईयर एंड से पहले, कहता है सर परसों दे देंगे आपको। हम कहते हैं अच्छा फिर 2 दिन क्या करें, 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं। कभी लेट गए, जल्दी आ गए, यानी वो जो बाद में हमें भी पता होता है बाद में हमारी लेट शेडिंग होगी दबा के, तो उसकी जो याशी होती है वो हम पहले कर लिया करते हैं। उसी तरीके से 2 फेजेस, एक जो ईयर एंड से पहले वाला याशी वाला फेज होता है ना, इसे कहते हैं इंटरिम ऑडिट, और जो ईयर एंड के बाद वाला फेज होता है ये कहते हैं फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट आपकी जब कभी प्लानिंग हो ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपने अपने मैनेजर से कहना है सर अगर मेरी प्लानिंग करनी है किसी क्लाइंट पे तो स्टार्ट से करें, दरमियान में प्लानिंग नहीं करनी। बाज़ औक़ात पता क्या होता है, किसी टीम मेंबर को कहते हैं भाई दरमियान में, भाई अब उस जगह पे बंदे चाहिए, जाओ उधर पहुंच जाओ। दरमियान में अगर आपकी किसी क्लाइंट में प्लानिंग होगी ना, तो समझ ले जो मक्खन मलाई वाला पीरियड था ना वो गया, वो अब वो जो लस्सी की तरह आपके साथ होगा ना, हाँ वो वाला पीरियड आ गया। तो बहरहाल 2 फेजेस, एक इंटरिम ऑडिट और दूसरा फाइनल। इंटरिम ऑडिट कौन सा प्रोसीजर है, जो ईयर एंड से पहले प्रोसीजर, और फाइनल ईयर एंड के बाद। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ईयर एंड से अभी ये देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगी, 31 दिसंबर को ईयर एंड को,
क्या हम 31 दिसंबर से पहले कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल यह है कि कोई भी नहीं कर सकते भाई। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं होंगी तो प्रोसीजर गए कर सकते। शाबाश, हम वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। जैसे हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंटरम ऑडिट में कर सकते हैं, इवन सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट अभी नहीं बनी होगी लेकिन कुछ इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंसेस तो बन गए होंगे ना, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा 1 जनवरी 2022, ये है 31 अक्टूबर 2022, ये है 31 दिसंबर। अभी अक्टूबर को छोड़ें, 31 दिसंबर 2022। क्लाइंट हमसे क्या कहता है? सर मुझे कुछ रीजंस की वजह से, जैसे मैंने यूएसए में हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसने कंसोलिडेशन करनी है, और उसने कहा है कि 15 जनवरी 2023 तक अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ हमें भेजो। तो आप हमें 15 जनवरी तक ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे दीजिए। क्या हम पूरे साल के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स 15 दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिस में अक्सर रिक्वायर किया जाता है ऑडिटर से, इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की है कि इस रिक्वायरमेंट को मीट कैसे करना है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें भी पता है कि एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए 2.5-3 महीने चाहिए। 15 दिनों में ऑडिट प्रोसीजर सारे के सारे परफॉर्म नहीं हो सकते, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी जेन्युइन है, कंसोलिडेशन करवानी है उसने, उसके लिए भेजती है। तो आप क्या करें? आप ऐसा कीजिए, आप क्लाइंट के पास 31 दिसंबर को ना जाए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं। आप क्लाइंट के पास 31 अक्टूबर को चले जाए, 31 अक्टूबर नवंबर में 1 नवंबर को चले जाए, और इस पीरियड में जो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का पीरियड है, इस पीरियड में इस वाली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लें, और फिर उसके बाद जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का पीरियड है, इसमें इस पीरियड के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लें। तो इसमें किया क्या हमने? अपने ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक किया ईयर एंड से पहले, जिसे कहते हैं इंटरम, इस फेज को क्या कहते हैं? इंटरम ऑडिट। और एक किया ईयर एंड के बाद, इस फेज को क्या कहते हैं? फाइनल ऑडिट। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करूं तो आप बता सकते हैं कि ये इंटरम पीरियड में, इंटरम ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म होंगे या फाइनल ऑडिट में? बता सकते हैं? सुन, नहीं, ये तो आपके सामने है ना, आप देख लेंगे ना। हाँ, जरा किताबें बंद कर दें और उधर नहीं देखना। मैं आपसे पूछता हूं, प्रोसीजर मैं पूछता हूं। अच्छा पहले बताइए, इंटरम ऑडिट करने का कोई फायदा होता है कि नहीं होता? डेडलाइन मीट हो जाती है, हम अपने बर्डन को शेयर कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल प्लानिंग कर सकते हैं। यानी इमेजिन कीजिए अगर सारे के सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करने हो तो वो तो हमारी लेट शेडिंग, वो तो एक दिन में 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा हमें। तो हम बैलेंस कर लेते हैं, कुछ प्रोसीजर पहले कुछ बाद में। जैसे अगर आपने पहले सारे टॉपिक पढ़े हो, लेक्चर सारे पहले, कोई पेंडिंग लेक्चर ना हो, तो आखिरी महीने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल प्लानिंग होगी। आपको डेली बेसिस पे 14, 15, 16 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप 8-10 घंटे भी पढ़ के आकर, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसी तरह अगर पहले इंटरम ऑडिट परफॉर्म किया हुआ है, फाइनल ऑडिट में ज्यादा बर्डन नहीं होता। अच्छा प्रोसीजर की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपसे एडवांटेजेस शेयर किए कि इंटरम ऑडिट करने के क्या एडवांटेजेस हैं। प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड रिस्क असेसमेंट, इंटरम, स्टॉक काउंट, फाइनल ऑडिट, रिप्रेजेंटेशन लेटर, फाइनल ऑडिट, कंफर्मेशन लेटर सेंड करना,
आ गया। कंफर्मेशन लेटर सेंड कर नॉर्मली फाइनल ऑडिट में इंटरिम ऑडिट की इजाजत जरूर दी गई है। आपको याद है हमने प्रोसीजर पढ़े थे, इंटरिम ऑडिट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो लेकिन नॉर्मली हम जो कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं फाइनल ऑडिट पे ही करते हैं। ये फाइनल क्यों भला? अच्छा एक आपको टिप बताता हूं, बैलेंस शीट के जितने भी एरियाज हैं उनके जितने भी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं वो फाइनल ऑडिट में किए जाते हैं, क्योंकि इंटरिम ऑडिट में अगर 31 अक्टूबर की बैलेंस शीट को हम वेरीफाई कर भी लेना उसका फायदा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? 31 दिसंबर पे फिगर चेंज होगी, दोबारा वेरीफाई करनी पड़ेगी। लेकिन 31 अक्टूबर पे इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स को वेरीफाई करने का फायदा है। क्यों? नवंबर और दिसंबर के इनकम और एक्सपेंसेस एड अप ही होंगे, पिछले वाले 10 महीनों के इनकम एक्सपेंसेस में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की आइटम्स को वेरीफाई करना, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को वेरीफाई करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट, शाबाश। सब्सिक्वेंट इवेंट्स को रिव्यू करना, वो जाहिर है ये के बाद सब्सिक्वेंट हो गए। अच्छा अब एक क्वेश्चन जिस पे फिर आप डिवाइड हो जाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, ये दोनों में आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक स्टार्ट में, एक ड्यूरिंग, एक एंड में। जो स्टार्ट वाली है ना रिस्क असेसमेंट के लिए या सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए, वो आप जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, वो इंटरिम ऑडिट में कर सकते हैं। लेकिन जो थी हमारे ओवरऑल रिव्यू जिसे फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं, वो फाइनल ऑडिट में। शाबाश। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन भाई डॉक्यूमेंटेशन कब, जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तभी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना, इंटरिम में। कट ऑफ टेस्ट ऑन सेल्स फाइनल में। अच्छा एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे ये एडजस्टमेंट होती है ना, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, ये रेंट पे ही होती है। शाबाश। फाइनल। गोइंग कंसर्न असेसमेंट फाइनल। शाबाश ठीक है। चलिए ये था हमारा टॉपिक। अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं। हाँ कुछ चैप्टर 8 के क्वेश्चन रह गए थे। हाँ ठीक है ठीक। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा, और फर्स्ट टाइम ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे जहन में था कि अभी एक्स्ट्रा लेक्चर भी है ना, तो थोड़ा सा इधर पढ़ा लेते हैं अपन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर। हाँ 1:15 बजे से लेके 2:15 तक जाके, कोई बात नहीं, जाके वापस ना आए। YouTube पे लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, YouTube पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। वो जब अपलोड होगा ना, मैं आपको लिस्ट में, आपका नाम है ना ब्रॉड लिस्ट में, आपको लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। देखिए 2 रीजंस की वजह से एक्स्ट्रा क्लास का डिसीजन किया है। एक हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो और दूसरा सेशन जल्दी खत्म हो जाए। आपने कहा कि जल्दी खत्म हो जाए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रूटीन में चलना है तो रूटीन में भी चला जा सकता है। ठीक। अच्छा चलिए अभी तो 15 मिनट है ना, अभी तो हम क्वेश्चंस कर 11 मिनट है। 3-4 क्वेश्चन दिखाइए। नहीं क्या प्रॉब्लम भाई, अब ये ऐसे तो ना करें कि नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? अब आप इस लेक्चर में अभी बाकी टाइम में 15 मिनट में पढ़ना नहीं चाह रहे? जी हमारे कौन से क्वेश्चन थे? चैप्टर 8 के। हाँ चैप्टर 8 के
कितने हो गए थे? 7। हाँ 8 पे आइए। वो लैपटॉप अब मेरा नीचे पड़ा हुआ है, लैपटॉप के बगैर ही कर, कोई मसला नहीं इसके बगैर। 9 था। ये 3 क्वेश्चन है सिर्फ, 9, 10, 11। 8 भी है, अच्छा चले 8 भी। कह रहे यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ ग्रीकॉन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड GF एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट ऑफ योर फर्म। You were appointed as auditor of GFL on 31 मार्च 2016 and you have signed the engagement letter dated 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को एंगेजमेंट लेटर साइन कर दिया। ये पेज 100 आपकी बुक के ऊपर। The audit for the year ended 31 मार्च 2017 is in progress। ऑडिट चल रहा है। Assuming that today is 10 अप्रैल, आज 10 अप्रैल है, board has requested you to change the terms of audit engagement. Being audit partner, what matters you will consider with regard to this matter? पहले तो मुझे बताइए, ये ड्यूरिंग ऑडिट टर्म्स चेंज हो रही है कि रिकरिंग ऑडिट की बात कर रहा है कि नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना के लिए? क्या मैटर कंसिडर करेगा पार्टनर? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है, और फिर इसके बाद हमारा सोल्यूशन 2 हिस्सों में जाएगा। अच्छा ये दोनों बातें लिखनी चाहिए कि अगर चेंज रीजनेबल है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, दोनों बातें लिखनी चाहिए। क्यों? हाँ 8 नंबर है, वरना रिक्वायरमेंट से सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे वो ये कह रहा है व्हाट मैटर यू वुड कंसीडर, तो वो तो एक ही मैटर होता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। लेकिन 8 नंबर सिर्फ एक इतना लिखने के थोड़ी देगा, उसके बाद आपको आगे 2 हिस्सों में सॉल्यूशन को डिवाइड करना पड़ेगा। बेटे कोई प्रॉब्लम थी? आप ऐसे परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन 9, लैपटॉप अब 5 मिनट लग जाएंगे लैपटॉप मंगवाने में। क्वेश्चन 9, अजीम एंड कंपनी हैव बीन ऑडिटर्स ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड लिस्टेड कंपनी फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर। Briefly explain the matter which you would consider while assessing the need to send a new engagement letter. New का लफ्ज सबसे अहम है। न्यू एंगेजमेंट लेटर, पिछले कई सालों से ऑडिटर है, क्या न्यू एंगेजमेंट लेटर सेंड करना चाहिए? क्या मैटर? अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, सिर्फ इतना लिख दें कि सर्कमस्टेंसेस की लिस्ट भी देनी है। बताइए मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 10 पे आ जाए। लिस्ट एनी, अच्छा 10 एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे लगा, पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। लिस्ट एनी 4 सिचुएशन दैट में रिक्वायर रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सही है। अभी चूंकि रिकरिंग के एंड में मैंने लिखा हुआ ना, तो आपको पता है इसके आंसर में रिकरिंग ही आएगा। जब एग्जाम, अब आप सोचिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है जिसमें क्वेश्चन के साथ ये मेंशन नहीं होता कि किस चैप्टर का है, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये ड्यूरिंग ऑडिट रिवीजन की बात कर रहा है या कि रिकरिंग ऑडिट में रिवीजन। फिर से पढ़ते हैं। लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस that may require revision in the terms of audit engagement letter। अगर आप ये रिकरिंग ऑडिट वाले कंसेप्ट्स को पढ़े ना, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, तो वो आपको 2 चीजें बताता है। एक ये बताता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं तो नया एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ टर्म्स को रिवाइज भी करते हैं जिसकी वजह से नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ता है। जैसे स्पेशल टर्म्स को ऐड कर दिया, इसकी वजह से हो सकता है कि रिकरिंग ऑडिट में रिवीजन की टर्म यूज कर रहा है कहीं पे। हाँ रिवाइज, बिल्कुल। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट को होती है कि कौन से वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एंगेजमेंट टर्म्स चेंज हो रही हैं या कि एंड ऑफ द ऑडिट रिकरिंग ऑडिट की बात कर रहा है। रिवीजन से मुराद जहन में वही आता है, क्या कंसेप्ट? ड्यूरिंग वाला, उसे क्लियरली मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे
जो लफ्ज फोर है ना, फोर सिचुएशन उससे हमें इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि वो तो 3 थे, फोर सिचुएशन है ही सर। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं हुआ, इसमें उसे मेंशन करना चाहिए था कि आपका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, आप इस साल नई टर्म्स एग्री करना चाहते हैं, बताइए किन फैक्टर्स को सामने रखेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी रोशनी में न्यू टर्म्स को एग्री किया जाएगा। तो ये इसको मार्क कर ले क्वेश्चन 10। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ये जेन्युइनली कंफ्यूजिंग है, उसकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। 11 पढ़ते हैं। 11 में क्या वो हमें क्लियर इंफॉर्मेशन देता है कि इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कभी कभार ही पूछता है, ये ना समझिएगा हर दफा पूछता है, अगर इस दफा पूछ लिया तो क्या करेंगे, नहीं, वो कभी कभार ही पूछता है और नॉर्मली इसमें बाज़ औक़ात मार्जिन दे देता है स्टूडेंट को। 11 योर फर्म हैज बीन रीअपॉइंटेड as audit of Elegant Limited for the year ended 30th June 2015. The firm has been the auditor of EL for the last 5 years. पिछले 5 साल से ऑडिट करती रही है। Required A. How would you assess whether it is necessary to send an engagement letter to EL for the year ended 30th June 2015? क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कैसे असेस करेंगे कि नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं करना? B. State how you would proceed if EL requests your firm to change certain terms of the engagement. अगर रिक्वेस्ट करे, अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उसने दोनों कंसेप्ट्स को पूछ लिया। मैं क्लियर? अच्छा, टाइम अभी भी है, लेकिन फिर एक वादा करें कि कम से कम आज का लेक्चर आप अटेंड करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है ना, इसमें कुछ हम नई चीजें भी सीख लेंगे। ठीक है, आज का, और इसमें आपने देखा होगा मैंने, चूंकि मेरे, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपका रेगुलर लेक्चर में याद करने वाला मटेरियल ज्यादा होगा ना, क्योंकि मैं जब लेक्चर प्लान कर रहा होता ना, सिर्फ ये नहीं प्लान कर रहा होता कि मैं 1 घंटे सवा घंटे में क्या कुछ कवर करवा सकता हूं, हम इस चीज को भी सामने रख रहे होते हैं कि स्टूडेंट क्या आज के दिन में जो कुछ हम याद कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें चूंकि कल के, हालांकि ये वाली जो बातें ना, ये अगर थोड़ी सी हिम्मत करते ना हम, तो कल के लेक्चर में भी कवर हो सकती थी, लेकिन वो आप फील करते कि थोड़ा ओवरबर्डन हो गया है, और खासतौर पे याद करने के लिए प्रॉब्लम होती। तो यही चीज मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में भी यही चीज कंसीडर करूंगा, ये ज़हन में रखिएगा। यानी आपको इंशाल्लाह ये फील नहीं होगा कि बर्डन बढ़ गया है, बर्डन बढ़ गया है। ठीक है, हाँ हफ्ते वाले दिन हो सकता है आपको लगे बर्डन बढ़ गया इतवार की वजह से, लेकिन रूटीन में इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई भी कंसेप्ट पढ़ाते हुए ये ज़हन में रखूंगा कि एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं। तो आपको जो रूटीन वाला लेक्चर होगा ना, उसमें थोड़ी रियायत मिल जाएगी, ताकि आप एक्स्ट्रा वाले लेक्चर में भी मटेरियल को, और अगर रूटीन वाले लेक्चर में सफिशिएंट कवर हो रहा है एक दिन का काम, तो फिर एक्स्ट्रा वाले लेक्चर में सिर्फ हम केस स्टडी या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कोई एडिशनल कंसेप्ट नहीं आएगा। वे फॉलो कर रहे हैं? तो आपने एक्स्ट्रा क्लास का ये मतलब नहीं लेना कि अब आपको डबल काम करना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको डबल टाइम क्लास में बैठना पड़ेगा। पहले 1 घंटा बैठ, 2 घंटे बैठना पड़ेगा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर में, लेकिन घर जाके जो आपका काम का बर्डन होगा ना, वो उतना ही होगा, नहीं कम नहीं होगा, वो उतना ही होगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनी प्लानिंग में रखूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाना है, रेगुलर क्लास में क्या पढ़ाना है, इस चीज़ को ज़हन में रखूंगा कि स्टूडेंट ने दूसरे पेपर भी तैयार करना है, तो वो टाइम इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो ऑडिट का 2 घंटे का मैंने आपसे शुरू में मांगा हुआ है ना, वो उतना ही टाइम रहेगा इंशाल्लाह। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।